ओके, है ना। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर 2 हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग आई हैव सेंड यू, है ना। वी कैन टॉक अबाउट द एसएचएम, है ना। तो देखो लास्ट क्लास में जो एसएचएम आपने पढ़ा था, बहुत ज्यादा चीजें आपने नहीं पढ़ी थी, है ना, कि भाई आपने कुछ रिस्टोरिंग फोर्स वगैरह कंसेप्ट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ी थी। आज जो आपको पढ़ना है, यू विल हैव टू स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। इसमें जो चीज आपको पढ़ना है दैट इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ये हम पढ़ेंगे कि भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कि भाई किस तरह से हम ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो बहुत सारे ग्राफ हम पढ़ते हैं, यूजली हम 7 टाइप्स के ग्राफ पढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो ग्राफ होता है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये सबसे पहला आप यहाँ पे ग्राफ पढ़ोगे, विल स्टडी द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, कि भाई डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होगा, है ना। शॉर्ट वी कैन कॉल इट एज एक्सटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्राफ आप जब बनाओगे तो उसके लिए आपको उसका फंक्शन चाहिए होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन आपको पता है, वैसे तो ये होता है जनरल फॉर्म, है ना। ये आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन हम इनिशियल फेज चूज कर सकते हैं कुछ भी, है ना। तो आई हैव चोजन इनिशियल फेज इक्वल टू 0। आप पाई बाय 2 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए इनिशियल फेज 0 ले लिया, और अगर मैं इनिशियल फेज यहाँ पे 0 पुट करूँ तो आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ये रिलेशन हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो मतलब एक्स का फंक्शन साइन का आ गया, कि जो भी ग्राफ होगा वो साइन कर्व के जैसा वेरी करेगा। तो जब अगर मैं यहाँ पे एक्स का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊंगा, है ना, कि भाई एक्सिस के लॉन्ग अगर मैंने इस तरह से डिस्प्लेसमेंट ले लिया, और इसका मैंने अगर टाइम के साथ ग्राफ बना लिया, कि एक्स का यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं टाइम के साथ, लाइक दैट, है ना, कि दिस इज योर एक्स टी ग्राफ, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम आ गया, तो ये साइन कर्व आ जाएगा। इस तरह से साइन कर्व का नेचर आपका ऐसा होता है, आपको जानते हो, इस तरह से ये साइन कर्व आ गया, है ना। और ये जो हम जो भी ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उसका मोशन तो अभी भी लीनियर, जस्ट उसका ग्राफ है। जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उस तरह की सिचुएशन के लिए कर रहे हो, कि यहाँ पे मेन पोजिशन है एक्स इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस ए आ गया, और ये आपका माइनस ए आ गया, और पार्टिकल किसी स्टैंड में यहाँ पे है, तो इसकी यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट उस स्टैंड में है वो एक्स है ना। मे बी वेलोसिटी कुछ हो सकती है इसकी, और कुछ एक्सेशन भी हो सकता है। तो इसका जो एक्सचेंज होगा उसका टाइम के साथ रिलेशन साइन फंक्शन से आ जाएगा, है ना, कि साइन फंक्शन से क्या होगा, बेसिकली आपका चेंज होगा, और एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी, यहाँ पे प्लस एम्पलीट्यूड, और नीचे में क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका माइनस एम्पलीट्यूड आ गया, है ना। और वन साइकिल जब कंप्लीट होगा तो उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज योर टाइम पीरियड। तो वन साइकिल का मतलब हो गया कि 0 से वापस सेम पोजिशन पे 0 आ गया। तो वन साइकिल का ये स्ट्रक्चर हो गया कि वन साइकिल इसने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो वन साइकिल का जो टाइम होता है दैट इज योर टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम जो होगा ये वन साइकिल का टाइम आ जाएगा। और टाइम पीरियड की वैल्यू हम जानते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है। कि अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानते हो तो वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ तो सिंपल सा आ गया, साइन कर्व आ गया, कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, नहीं आपको समझना है, याद नहीं करना है, आपको समझना है ग्राफ कैसा होता है। कई बार ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे हम एक ऊपर रहे हैं। तो ये आपका इस फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स का टाइम के साथ ग्राफ आ गया। सेकंड में हम आ जाते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। जो सेकंड आप ग्राफ यहाँ पे पढ़ोगे, विल स्टडी द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि भाई टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं इजीली, है ना। आप एक्स जो लिखा था इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी इक्वल टू आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, है ना। तो आपको इसमें ओमेगा ए के बारे में हम जानते ही हैं कि ओमेगा ए जो होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो आप देखो अगर एक्स से आपने साइन चूज किया है तो उसको डिफ्रेंशिएट करके जो सॉरी वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ, वो आपका कॉस आ गया। अगर आप इसको कॉस चूज करते तो ये साइन आ जाता है। तो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में हम यही लेते हैं कि अगर ये साइन का फंक्शन है
तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो कॉस का फंक्शन हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ पुट करूंगा, हाँ ये फर्स्ट पेज है ना, दिस इज द फर्स्ट पेज। व्हेन आई प्लॉट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो कॉस कर्व हो जाएगा, है ना। कॉस कर्व मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ऐसे मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए से स्टार्ट हो जाएगा, और कॉस कर्व जो होगा वो आपका इस तरह से आ गया, दिस इज नोन एज ए कॉस कर्व। ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें वन साइकिल का मतलब भी वही हो जाएगा, ये पीक थी, वापस से जब सेम डायरेक्शन वाली पीक आ जाएगी तो इसका वन साइकिल कंप्लीट हो गया, और ये जो वन साइकिल होगा इसी के टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना, कि भाई चीजें एक ही है, जिस टाइम में इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ इसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया, वेलोसिटी का भी। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो कॉस का हो जाएगा। तो अगर एक चीज साइन है दूसरी कॉस है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में π/2 का फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं इसमें कि भाई ये वेलोसिटी का टाइम के साथ कॉस का ग्राफ आ गया और ये आपका साइन का ग्राफ आ गया, तो फेज डिफरेंस जो होगा वो π/2 का हो जाएगा। तो सिंपल सा हम बोलेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, है ना, इस π/2, है ना, कि जो फेज डिफरेंस होगा π/2 का हो जाएगा। सिंपल चीज है कि आपने π/2 हम फेज डिफरेंस ऐसा लिख सकते हैं कि भाई एक्स का आपने जो फंक्शन लिखा है ए साइन ओमेगा टी लिखा है, और वेलोसिटी का फंक्शन डिफरेंशिएट करके कॉस आ गया, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो एक साइन है, सर ये अब तो सर ये फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी सेकंड पॉइंट का या फर्स्ट? नहीं दोनों का बेटा, इसमें तो वेलोसिटी है ही नहीं, दोनों का है, ये दोनों के लिए कॉमन चीज है भाई। ये एक्स का टी के साथ ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ हो गया, इस दोनों में फेज डिफरेंस है ना। फेज डिफरेंस का मतलब है कि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस टाइम वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, उस टाइम वेलोसिटी तो मैक्सिमम है। वो तो एसएचएम में होता ही है कि जब एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो दोनों ग्राफ को हम कंपेयर करके ये चीजें लिख रहे हैं, है ना, इन दोनों ग्राफ को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर लिख रहे हैं। उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि π/2 क्यों होगा। देखो फेज का मतलब होता है ये एंगल, ये साइन के अंदर जो ये एंगल होता है ना इसी को हम फेज बोलते हैं। तो फेज डिफरेंस का मतलब हो गया कि जो भी साइन के अंदर एंगल है उसका डिफरेंस। तो यहाँ के अंदर ओमेगा टी है और यहाँ पे कॉस के अंदर है, तो हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कॉस को भी साइन में चेंज करना पड़ेगा तब कंपेयर कर पाएंगे। दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस होंगे, तो इसको चेंज करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं यूज करूँ तो कॉस की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सर वो फेस फाई से डिफाइन करते हैं ना? फेस को नहीं, वो अलग चीज़ है बेटा, वो इनिशियल फेस होता है, वो फेस डिफरेंस नहीं होता है। पूरा एंगल को हम फेस बोलते हैं, फाई जो होता है दिस इज नोन एज ए इनिशियल फेस, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एंगल के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, है ना, कि फाई जो होता है वो इनिशियल फेस होता है, दिस इज नोन एज ए इनिशियल फेस, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। अब तो हम बोल रहे हैं कि साइन के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट होगा ये फेज होता है, इसका डिफरेंस। तो जैसे यहाँ पे साइन के अंदर ओमेगा टी है, यहाँ पे कॉस है, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो आपने चेंज कर दिया, तो अब साइन के अंदर ये आ गया, तो इसका फेज ओमेगा टी हो गया, इसका फेज ओमेगा टी प्लस π/2 हो गया, दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। तो जो हम निकालेंगे फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में, फेज डिफरेंस, है ना, तो दोनों के एंगल का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो फेज डिफरेंस इस केस में π/2 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में π/2 का फेज डिफरेंस होगा, और π/2 का मतलब है कि एक चीज जब जीरो होगी तो दूसरा मैक्सिमम होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो है, टी इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो उस केस में π/2 का क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम, दिस इज वेलोसिटी टाइम, है ना, ये आप लिख लो। So, Sir, could you please make us write something, just a sentence about what is phase difference?
फेज डिफरेंस एंगल का डिफरेंस है बेटा। आप फेज डिफरेंस मीन्स जो एंगल का डिफरेंस है, इसमें कोई ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम इसे, है ना, कि भाई ये साइन के अंदर जो एंगल होता है दिस इज नोन एज अ फेज। तो डिफरेंस ऑफ एंगल इज नोन एज अ फेज डिफरेंस। भाई इसके अंदर जो फेज है दैट इज ओमेगा टी, इसके अंदर इसका फेज जो है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। दोनों का सेम फेज नहीं है। सेम फेज मतलब होता है कि जिस टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस टाइम वेलोसिटी जीरो नहीं है ना। तो सेम टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी दोनों एक साथ जीरो हो जाए तो फेज सेम होता है। अगर दोनों में कोई मिसमैच है तो दैट इज नोन एज अ फेज डिफरेंस, है ना। मतलब फेज इज ए स्टेट, इसको हम स्टेट बोल सकते हैं। ये आपका गेस था सर। Sir, your voice is cracking. Yes, sir. यस सर। कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छा, मैंने अभी बोला ही नहीं कुछ, आप सुनाई दे। नहीं सर अभी नहीं, मतलब Sir, जहाँ पे before आपने you were speaking. अच्छा अच्छा, मैं करता हूँ अभी, वेट फॉर सम टाइम, नेटवर्क चेंज करते हैं फिर रुक जाओ। सर या तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट हो जाओ। या नेटवर्क चेंज कर देता हूँ मैं, रुक जाओ, वेट फॉर अभी करता हूँ, रुक जाओ। ये करेक्ट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है ना, बार बार प्रॉब्लम होती रहेगी। वेट फॉर अ मिनट, करते हैं अपन। ओके सर। बेटा फेज डिफरेंस लिखा है हमने, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, है ना। किसका फेज ओमेगा टी है, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 होगा, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता है। ये आपने कर लिया ऐसा। तो ये आपने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है ना। नेक्स्ट में हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे, वी प्लॉट एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। जो नेक्स्ट ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, वी प्लॉट द एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वो प्लॉट कर लेते हैं। तो थर्ड ग्राफ इज एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, है ना, टाइम ग्राफ। तो एक्सलेशन टाइम ग्राफ का सिंपल सा मतलब हो गया कि हम ए और टी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सलेशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, तो सिंपल सा है, अभी आपने वेलोसिटी निकाल लिया, वेलोसिटी होता है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम एक्सलेशन निकाल लेंगे। तो एक्सलेशन इक्वल टू डी बाई डी टी हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। तो जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी आ जाएगा, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर ए तो हम जानते ही हैं, ये चीज जो होती है मैक्सिमम एक्सलेशन होती है, ए मैक्स, है ना। दिस इज योर मैक्सिमम एक्सलेशन। ये जो ओमेगा स्क्वायर ए होता है ये एक्सलेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आप देखो एक्सलेशन का टाइम के साथ भी साइन है लेकिन माइनस साइन लगा हुआ है, तो मतलब इसका ग्राफ जो होगा माइनस साइन का हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करूं, है ना, तो ये माइनस साइन का आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब साइन का जस्ट उल्टा, एक्सलेशन वर्सेस टाइम। ये जस्ट हम नीचे जाएंगे पहले, ये आपका आ गया, है ना। तो दिस इज योर एक्सलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, कि भाई पहले नीचे जाएंगे क्योंकि एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट होंगे। माइनस का मतलब वही है कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था
उसका जस्ट इन्वर्टेड आ जाएगा। ये अगर पॉजिटिव साइन का था तो माइनस साइन का ग्राफ जो होगा एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि दोनों हमेशा अपोजिट होते हैं एसएचएम में। तो इस तरह से हम एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम को बना लेंगे। और एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते ही हैं, वो यहाँ पे आप शो कर दो कि जो एक्सेलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी, है ना, कि एक्सेलेरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगी। तो जस्ट आपको फंक्शन पता था, आपने जस्ट तीनों ग्राफ प्लॉट करने। तो टाइम के साथ तीनों जो ग्राफ होते हैं वो साइन या कॉस के होते हैं, है ना। साइन अगर आपने स्टार्टिंग में लिया था तो वो कॉस में कन्वर्ट हो गया, कॉस फिर माइनस साइन में कन्वर्ट हो गया, कि कॉस जो होगा सर कन्वर्ट हो गया बेसिकली आपके माइनस साइन में। सर वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के नीचे क्या लिखा बेटा मैक्सिमम एक्सलेशन, दिस इज नोन एज ए मैक्सिमम एक्सलेशन। लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की थी लग रहा है, ये आपका रहेगा। तो दिस इज नोन एज ए मैक्स, एक्सलेशन की मैक्सिमम वैल्यू। भाई साइन एंड कॉस को डिफरेंशिएट करके चेंज कर रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट करके हम चेंज कर रहे हैं। तो एक्सलेशन का जो टाइम के साथ ग्राफ होगा वो आपका जो ग्राफ होगा दैट इज द माइनस साइन का आ जाएगा, है ना। तो एक्सलेशन वर्सेस टाइम आ गया। तो ये सारे ग्राफ आपने टाइम के साथ प्लॉट किए हैं, दैट इज द एक्स टी वी टी एंड ए टी। ये जो सारे हैं वो एक्स टी वी टी एंड टाइम की ग्राफ प्लॉट किए हैं, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ऐसे सारे ग्राफ जो है आपने जो प्लॉट किए हैं वो टाइम के साथ प्लॉट किए हैं, है ना। अब आपका आगे की हो सकता है कि एक्स के साथ भी प्लॉट कर सकते हैं हम इसमें। तो जो इसमें फोर्थ ग्राफ है दैट इज द एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कि आपको जो ग्राफ प्लॉट करना है एक्सलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये तो टाइम के साथ था जो कि माइनस साइन से चेंज हो रहा है, एक्सलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब आपको ए वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट करना है। तो मुझे कोई आइडिया दे सकता है क्या कि ए वर्सेस एक्स ग्राफ का नेचर कैसा होगा? एक्सलेशन और एक्स के में जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? इफ एनीबॉडी गिव मी द आइडिया व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? नेचर ऑफ द ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ए और एक्स बिल्कुल सही है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ए और एक्स में जो रिलेशन होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ही तो होता है ना, कि ए और एक्स में क्या रिलेशन होता है, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। तो इसको ए की जगह पे तो वाई आ गया, यहाँ पे आपका एम एक्स आ गया प्लस सी आ गया। तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो ए और वाई सेम हो गए। जो स्लोप होगा इस लाइन का, जो स्लोप होगा एम, ये आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और इस केस में कांस्टेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कांस्टेंट जीरो का मतलब कहाँ से पास होगा? ऑरिजिन से। तो एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो रिलेशन होगा वो लीनियर होगा, है ना, कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन विथ नेगेटिव स्लोप। तो जब मैं यहाँ पे ए और एक्स का ग्राफ प्लॉट करूंगा, है ना, कि ग्राफ बिटवीन द ए वर्सेस एक्स, है ना, तो ये जो ए वर्सेस एक्स का ग्राफ होगा ये आपका इस तरह से हो जाएगा, है ना, कि एक ऐसा ग्राफ होगा जो कि नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ऑरिजिन से पास होगा। तो ए वर्सेस ग्राफ लाइन आपका जो हो गया वो आपका इस तरह से हो गया, लाइक दैट, है ना। वो तो सही है भी कि जब यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस ए होगी तो उस टाइम एक्सलेशन जो होगा वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जब भी एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सलेशन नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। ये एक्सलेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए होगी दूसरे एक्सट्रीम में, तो उस टाइम एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर है ना। तो सिंपल सा ए और एक्स का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लीनियर, और इसका जो स्लोप होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जैसे फंक्शन पता है तो उससे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सर इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ग्राफ से? आएंगे बेटा, बहुत जल्दबाजी में हो। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना आपको क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ग्राफ के, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आते हैं, है ना। तो सारे ग्राफ पढ़ लेना सही रहता है, कई बार क्वेश्चन जो होंगे ना वो सारे आ जाएंगे आपका। बेटा वी में ओमेगा स्क्वायर कहाँ है?
v में ओमेगा स्क्वायर नहीं, सिंपल ओमेगा ए है ना। v की अगर हम फंक्शन की बात करें यहाँ पे, तो v आपने लिखा तो था कहीं पे, ये लिखा था v इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ओमेगा ए तो सेम है, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। अब आप क्या पूछना चाह रहे हो, है ना, वो कॉस थोड़ी है, साइन है वो, है ना। वो कहाँ पे है, माइनस साइन भी नहीं है इसमें तो है ना। इसमें तो ये आ गया एक्स की वैल्यू अगर ये है तो डिफरेंशिएट करके ये आ गया ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, है ना। क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस को हम साइन के फॉर्म में ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो एक्सलेशन वाले को ऐसे चेंज कर सकते थे। एक्सलेशन वाले को अगर आप चेंज करते कि भाई इसको भी अगर मैं साइन के टर्म्स में लाना चाहूँ, तो वैसे भी साइन है लेकिन माइनस साइन है, तो माइनस साइन हटाऊंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता था, एक्सलेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्योंकि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो होता है ना, वो माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन के फॉर्म में अगर बाहर से माइनस साइन हम हटाएं तो यहाँ पे ओमेगा 2 प्लस पाई लिख सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरत नहीं, वैसे ही छोड़ दो आप इसे, है ना, कि जरूरत नहीं है, इसको हम इसी तरह से छोड़ सकते हैं। सर आप एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बता सकते हो एक बार? एक्सेलेरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। में कोई साइन को हम्म, साइन या कॉस का कंपोनेंट नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। आप एक्स लिख दोगे तो आ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी आपको। ये तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था यार, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। ये तो लास्ट क्लास आपने अटेंड नहीं की है। यहाँ से हम एक कांस्टेंट लगा देते थे, है ना, ये मेन कंडीशन होती थी। इससे फिर एक्सलेशन आ जाता था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, फोर्स को मास से डिवाइड करके एक्सलेशन आ जाता था। ये तो स्टैंडर्ड रिलेशन है ए और एक्स का, है ना। इसको फिर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में, प्लस इक्वल टू 0, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई है, इसलिए नो नीड टू एक्सप्लेन। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना। ये क्या होती है, बेसिकली आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ए और एक्स में एक लीनियर रिलेशन ही होता है। अगर फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सलेशन भी एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जब टाइम की वैल्यू मान लो एक्स को टाइम के टर्म्स में लाएंगे तो फिर तो यही चीज़ आ जाएगी जो आपने यहाँ पे लिखा है। एक्स को अगर टाइम के फॉर्म में लाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन आपको तो एक्स के साथ रिलेशन चाहिए इसका। तो ए का एक्स के साथ जो रिलेशन होगा दैट विल बी द लीनियर, है ना। ये आपका आ गया। तो ये तो एक्सलेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है, दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना। आप फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लेना, दोनों ग्रुप में शेयर की हुई है मैंने, अगर किसी ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया तो। डन सर, थैंक यू। ओके, ये जस्ट आपने इसको इस तरह से शो कर दिया। अब हम आ जाते हैं जो आपका फिफ्थ ग्राफ है, दैट इज योर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ, जैसे आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे, सारे ग्राफ को हम एसएचएम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। लेकिन अब आपको ना वी और एक्स में रिलेशन नहीं पता है ना, कि आप वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन तो जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, बिटवीन वी एंड एक्स। तो ये डिराइव करना पड़ेगा आपको, रिलेशन बिटवीन द वी एंड एक्स हम क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव कर सकते हैं। आपको एक्सलेशन इक्वल टू पता है, एक्सलेशन और एक्स में ये रिलेशन है, तो एक्सलेशन पता और वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सलेशन से वेलोसिटी कैसे आएगी, थ्रू इंटीग्रेशन। तो एक्सलेशन की जगह पे वी कैन राइट v इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। और उसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, कि आपको v और x में रिलेशन चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, बेसिकली आपका इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो आपको तो जब x की वैल्यू 0 होगी, लिमिट पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। मैंने एसएचएम में आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है, ये मीन पोजीशन है जिसको कि हम x इक्वल टू 0 बोलते हैं।
ये आपका प्लस ए हो गया, ये माइनस ए हो गया। तो जब ये पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो जहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 होता है वहाँ वेलोसिटी 0 नहीं बल्कि मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी एसएचएम में ओमेगा ए होती है। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ओमेगा ए होगी। किसी भी एक्स पे आपको वेलोसिटी निकालना है कि जब ये मीन पोजीशन से किसी एक्स डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, वी और एक्स में रिलेशन। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 लिमिट, है ना, आपका आ गया ओमेगा ए से वी तक, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट आ गई 0 से x तक। लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो आपका आ गया वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आपका यहाँ पे तो लिमिट पुट करोगे तो वही आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 2 तो और जगह से कैंसिल ही, तो वी और एक्स में यहाँ से रिलेशन आ गया। वी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि भाई आप इसने इस तरह से इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन आ गया, है ना। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए वी और एक्स के बीच में, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा। जैसे आपने बताया कि जब साइन कॉस था तो साइन कॉस का बना रहे थे, स्ट्रेट लाइन, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, व्हाट डू यू थिंक। नहीं, स्ट्रेट लाइन थोड़ी होगा ग्राफ, ये दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, है ना, नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा हो जाएगा। नहीं, हाइपरबोला पैराबोला कुछ नहीं होगा, है ना। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, है ना। देखो क्या होता है कि अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो कुछ कर्व का हम इक्वेशन स्टैंडर्ड जानते हैं ना क्या होता है ना। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, इसका रिलेशन इस चीज़ से नहीं है, ये तो जस्ट हम इंटीग्रेट कर रहे थे। तो जैसे आपने बोला स्ट्रेट लाइन जो होगा वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ये हम जानते ही हैं। पैराबोला क्या हो जाता है, y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना, कि दिस इज द पैराबोलिक फंक्शन। साइक्लॉइड भी सही नहीं होता, कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे, ये पैराबोला हो जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट, है ना, एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जो आपका सर्किल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। तो ये तो हम जानते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सर्किल। एक और चीज होती है इलिप्स, वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर इलिप्स, है ना। तो जैसे स्ट्रेट लाइन आप जानते हो, ये पैराबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सर्किल है, ये इलिप्स है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो फंक्शन है ना वो इलिप्स का बन रहा है ना। वेलोसिटी और एक्स का जो रिलेशन है वो इलिप्टिकल है ना। देखने में नहीं लगता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर रिशफल करें तो आ जाएगा, या इनफैक्ट यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने तो अनरूट वगैरह कर दिया है, अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूं कि भाई यहाँ से आ गया वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आ गया। और इस पूरे को इसके नीचे लिया है तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि यही फॉर्म तो आ गया, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, y की जगह पे आपका, है ना, v आ गया, और x की जगह पे x ही है, नीचे 2 कांस्टेंट आ गए इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब v और x का जो रिलेशन होता है ना वो इलिप्टिकल होता है ना, कि पैराबोला नहीं होता है। इस फॉर्म का कहाँ है ये, इस फॉर्म का नहीं इक्वेशन है, ना ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, ना ही सर्किल होगा, है ना। ये क्या होगा बेसिकली आपका इलिप्टिकल फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो जब v और x का हम ग्राफ बनाएंगे ना तो वो इलिप्स का पार्ट हो जाएगा। वो किसका पार्ट हो जाएगा बेसिकली, आपके इलिप्स का, राइट। तो पहले आप इसको लिख लो, लेकिन फॉर्मूला आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, अलग अलग फॉर्म में याद रखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे।
बात एक ही है, जैसे मैंने इसको लिखा है ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना, ये हम कर सकते हैं। अभी शो कर रहा हूँ बेटा, वेट करो बच्चों को, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड शो करता हूँ। ये आपका हो गया वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, ये आपने कर लिया। ये प्रीवियस स्लाइड थी आपकी जो स्टार्टेड हूँ। ओके, इसके बाद आपका ये आ गया, है ना, वी हैव डन विद द दिस ग्राफ। अभी ग्राफ मैंने प्लॉट, सर एक सेकंड प्लीज। ग्राफ में प्लॉट करता हूँ अभी, है ना। एक्सटेंशन टाइम के साथ तो सारे ग्राफ साइन या कॉस के थे, जब डिस्प्लेसमेंट के साथ ले रहे हैं तो अलग लगा रहे हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, है ना, इस ग्राफ में कैसा ग्राफ आ गया, बेसिकली आपका स्ट्रेट लाइन, है ना। और इसके बाद आपका ये आ गया आपका ऐसा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट लाइन, एक इलिप्टिकल फंक्शन आ गया। तो इसका ग्राफ हम इस तरह से प्लॉट कर लेंगे। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, है कि फिफ्थ पार्ट में ही इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इलिप्टिकल पार्ट आ जाएगा ऐसा, ये आपका कि भाई वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से हो जाएगा, लाइक दैट, है ना, कि भाई इलिप्स का क्या होगा, पार्ट होगा। थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ मैं इसे, है ना, कि इस तरह से आपको ये आपका ऐसा। तो दिस इज योर इलिप्टिकल ग्राफ, है ना। तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, तो जब x की वैल्यू प्लस ए होगी तो वेलोसिटी जीरो होगा। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो ही तो होता है। x की वैल्यू माइनस ए होगी तो भी वेलोसिटी जीरो होगा, और जहां पे x की वैल्यू जीरो होगी वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पे। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो आपका हो जाता है ओमेगा ई, है ना। तो ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इलिप्टिकल हो गया, है ना। तो ये आपने कर लिया, तो ये आपने फिफ्थ ग्राफ पढ़ लिया, ठीक है ना। अब एक आता है कि 5 ग्राफ पढ़ने के बाद 2 ग्राफ अभी और हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करना पड़ेगा, है ना, कि भाई एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम, परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, अलग टॉपिक है। इससे रिलेटेड 2 ग्राफ और आ जाएंगे। तो आपको पता है जब भी कोई बॉडी इस तरह से एसएचएम परफॉर्म करेगी, है ना, ये आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया, ये एक्सट्रीम दूसरा हो गया, बीच में आपका एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, और किसी स्टैंड यहाँ पे से पोजीशन एक्स है, और इसकी वेलोसिटी में भी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कुछ भी हो सकती है, एक्सलेशन तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही होगा। तो इट विल पजेस 2 टाइप ऑफ एनर्जी। एक तो एनर्जी जो ये पजेस करेगा वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करेगा, इट विल पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी में तो सोचना ही नहीं आपने, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² हो जाएगी, है ना, कि अगर v चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगी। मेन चीज आ गया पोटेंशियल एनर्जी, कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी आप यू लिखोगे तो सेम स्प्रिंग के जैसा लिख दोगे, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना, कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब ये के थोड़ा ध्यान देना है आपने कि के कांस्टेंट एस की वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसकी वैल्यू माइनस के एक्स होती थी।
है ना, ये आपका गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होता था, इससे आपने एक्सलेशन निकाल लिया था। एक्सलेशन की वैल्यू होती थी माइनस, इसी फोर्स को मास से डिवाइड करते थे तो माइनस के बाई एम इंटू एक्स था। ये के कांस्टेंट वही कांस्टेंट है जो आपने यहाँ पे यूज किया। तो आपको पता है कि ये जो चीज होती थी इसी को फर्दर आप लिखते थे ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन सिंपली राइट के बाई एम, है ना। तो भाई जो के बाई एम है इसी की जगह पे तो आपने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो के की जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का जो ये फॉर्मूला है इसमें हम इस के की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जैसे हम पुट करेंगे वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया कि जब भी कोई बॉडी एसएम परफॉर्म करेगी तो किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और दोनों का जो सम होगा उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ पे इसके लिख सकते हैं कि इन दोनों का सम जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी। तो इन दोनों का सम जो मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट इज के प्लस यू। मैकेनिकल एनर्जी के लिए हम ई सिंबल यूज करते हैं, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो ये एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि जो वो आर्टिकल परफॉर्म करती है एसएचएम उसकी काइनेटिक भी होगी पोटेंशियल भी होगी और दोनों का सम क्या हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, है ना। ये लिखा इसमें के इज द काइनेटिक एनर्जी। इसमें जो के है वो काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी यहाँ पे के काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, वो कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का सम जो होता है दैट इज योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब हम ग्राफ पे आते हैं। तो जैसे आपने 5 ग्राफ बना लिए, है ना। उसके अलावा जो 6 ग्राफ होता है वो एनर्जी का टाइम के साथ होता है ना। कि 6 जो ग्राफ हम इसमें प्लॉट करते हैं दैट इज द एनर्जी विद टाइम। फिर एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे, है ना। यहाँ पे जो 6 सर प्रीवियस स्लाइड दिखा अभी दिखा रहा हूँ, वेट फॉर अ मिनट। डन सर। डन सर। ओके ये आपका आ गया इस तरह से, है ना। तो ये आपने इस तरह से शो किया है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे, है ना। कि वी प्लॉट द 6 ग्राफ एज ए एनर्जी टाइम ग्राफ, एनर्जी टाइम ग्राफ, है ना। तो एनर्जी का टाइम का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो पहले एनर्जी और टाइम में रिलेशन निकालना पड़ेगा ना। जैसे मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा था ये पोटेंशियल एनर्जी और टाइम का रिलेशन थोड़ी है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का रिलेशन है ये। तो टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो टाइम में कन्वर्ट करने के लिए अभी आपको पता है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी तो होता है। तो जब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम के साथ फंक्शन आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी साइन थीटा से नहीं बल्कि साइन स्क्वायर थीटा से वेरी करेगी। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइम के साथ ग्राफ होगा वो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो जाएगा, है ना। जस्ट आपने ये लिखा, ये तो एक्स के साथ रिलेशन था, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने, तो ये टाइम के साथ रिलेशन आ गया। सेम वे काइनेटिक एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी को वैसे तो हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो v की वैल्यू हो जाती है वो होती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अभी आपने पढ़ा है, v को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा। मतलब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल एनर्जी का साइन स्क्वायर से वेरी कर रहा है और काइनेटिक भी चेंज हो रही है कॉस स्क्वायर से। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दोनों का जो सम मैकेनिकल एनर्जी होगी
E इक्वल टू के प्लस यू, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा, है ना, और इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो हम बोलेंगे इन दोनों का जो सम होगा वो इनडायरेक्टली आपका यही आ जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, दिस इज योर कांस्टेंट, है ना। तो जब भी कोई चीज एसटीएम परफॉर्म करती है तो उसकी पोटेंशियल वेरिएबल होगी, टाइम के साथ चेंज होगी, काइनेटिक वेरिएबल होगी, कॉस स्क्वायर के साथ चेंज होगी, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा, वो तो रहेगा ही, क्योंकि एसएचएम में सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता ही नहीं है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ये कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो ये ध्यान रखना बस में कि भाई जो भी चीज है, मैंने एसएचएम की कंडीशन में ही लिखा था कि कोई ऐसी फोर्स नहीं होना चाहिए जिसकी की वजह से एनर्जी डेसिपेट हो रही है, फ्रिक्शन लाइक, मतलब सारे कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसमें भी के एंड यू का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये एनर्जी टाइम की हमने रिलेशन निकाल लिया। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो आप देखो सारे रिलेशन पैराबोलिक है ना, नहीं इसमें तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के ग्राफ हैं। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ऐसे एनर्जी वर्सेस टाइम का, है ना, तो एनर्जी वर्सेस टाइम का मैं ग्राफ ऐसा बना सकता हूँ कि भाई ये आपका कोई वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपने एनर्जी ले लिया, है ना, एनर्जी कोई भी हो सकती है, तीनों को एक ही ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका टाइम आ गया। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा आपको पता है पॉजिटिव ही रहता है, साइन थीटा नेगेटिव हो सकता था, साइन स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा वो आपका ऐसा आ जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो साइक्लिक ग्राफ है ना ये? हाँ साइक्लिक ग्राफ है ये आपका, ऐसा है ये आपके साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो गया ऐसा। ये आपका ग्राफ आ गया पोटेंशियल एनर्जी यू का, है ना। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ हो गया। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ग्राफ कॉस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन वो टॉप से स्टार्ट होगा ना। जब यहाँ पे टी जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो वो हाईएस्ट से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी का, तो ये टॉप से स्टार्ट होगा ऐसे। नेचर इसका भी वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना। ये इस तरह से किसका ग्राफ आ जाएगा, बेसिकली आपके कॉस स्क्वायर का। वो तो है ही, जब काइनेटिक की वैल्यू 0 होगी तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, है ना, और जब पोटेंशियल 0 होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी। ये जो ग्राफ है रेड लाइन से मैंने जो प्लॉट किया वो काइनेटिक एनर्जी का है, लेकिन इन दोनों का सम जो होगा मैकेनिकल एनर्जी वो तो कांस्टेंट रहेगी। भाई ये साइन स्क्वायर से चेंज होगा, ये कॉस स्क्वायर से चेंज होगा, सम कांस्टेंट रहेगा। तो जो मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ अगर मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँ कि भाई मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ आपका कैसा हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ जस्ट स्ट्रेट लाइन, है ना, इसको टिप को मिलाती हुई स्ट्रेट लाइन जो होगी वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी, है ना। तो ये मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ हो गया ई का, और इस मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू द हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना कि पोटेंशियल काइनेटिक दोनों चेंज होते हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है ना। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या रहती है, बेसिकली आपकी कांस्टेंट रहती है ना। तो ये इसमें थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे ऐसा, है ना। आपको पता है कि जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो आपने लिखा है वो इतना लिखा है कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपसे वो पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक तब मैक्सिमम होगा जब पोटेंशियल 0 हो जाएगा। या पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सेम।
जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी यही होगी। काइनेटिक इज 0। हाँ, जब काइनेटिक जीरो हो जाएगा, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू या टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों चीज़ें सेम रहती है। और ये जो ई है ये कांस्टेंट रहता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना, कि अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। या मैकेनिकल एनर्जी को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो भी जीरो होगा। मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये आप लिख लो थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ है। अगर यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पास में अगर मैं ग्राफ बनाऊँ डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, जस्ट कंपेयर करने के लिए, जस्ट इसको एक कंपैरिजन के लिए, अगर मैं यहाँ पे इसी के नीचे एक ग्राफ बना लेता हूँ एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा होता है। ये तो साइन कर्व होता है ना, ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ कैसा होता है बेसिकली आपका साइन कर्व ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा, है ना, ये ऐसा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ऐसा है, लेकिन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ऊपर ही रहेगी, है। और एक और भी चीज़ है, जिस टाइम में इसकी 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है, आप देखो काइनेटिक एनर्जी की 2 लूप आ गई है ना, कि जिस टाइम में डिस्प्लेसमेंट का 1 लूप आया है उस टाइम में इसका 2 लूप आ गया है ना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होती है ना, तो ऊपर ही रहेगी, तो 2 लूप आ जाएगा इस तरह से। तो जस्ट मैंने कंपेयर किया है, इसका और कोई पर्पस नहीं है ना, इसका डबल लूप आ जाएगा इस तरह से, ये आप कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया एनर्जी वर्सेस टाइम, लिख लो आप, ये हो गया ग्राफ नंबर 6। ठीक है, ये आपका आ गया एनर्जी वर्सेस टाइम। कई बार एग्जाम में इस ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत सारे, तो ये थोड़ा सा ग्राफिकली आपको क्लियर होना चाहिए। अब आ गया, अब लास्ट एक ग्राफ आ गया, दैट इज योर एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ, है ना, कि एनर्जी का हम किसके साथ ग्राफ बनाएंगे बेसिकली आपके एक्स के साथ, है ना, कि यहाँ पे हम ग्राफ करते हैं 7 ग्राफ, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, कि एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा। तो एनर्जी और एक्स का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ तो रिलेशन पता ही है आपको, यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपका हाफ हाँ सही बात, सही बात, सही बोल रहे हो, और मैडम श्रेया सही बोल रहे हो। तो यू की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी का तो एक्स के साथ फंक्शन पता ही है, आप काइनेटिक एनर्जी का आपको निकालना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है ना, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन जो वी की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दो आप, ये रिलेशन याद रखना आप, वी इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप यहाँ पुट कर दोगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स के साथ जो रिलेशन होगा ना वो आपका ये आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो चीजें फंक्शंस हैं ये पैराबोलिक फंक्शंस हैं, ये पैराबोला है ना, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर से कर सकते हैं कंपेयर, इसे y की जगह पे u आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है बीच में कांस्टेंट है, तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये पैराबोलिक होते हैं,
कि इसका जो कर्व बनेगा चाहे पोटेंशियल एनर्जी का चाहे काइनेटिक एनर्जी का एक पैराबोलिक कर्व बन जाएगा, और इन दोनों का जो सम होगा मैकेनिकल एनर्जी हो तो उसको तो कांस्टेंट ही रहना है। के और यू का जब सम कर देंगे हम इसमें तो ये तो चेंज नहीं होगा ना, है ना। इन दोनों को सम करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे कैसे भी ले लो, टाइम के साथ ऐड करो चाहे डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करो। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। इसको ग्राफिकली आप शो कर लो, है ना, कि अब इसका ग्राफ पैराबोलिक जो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो हम ग्राफ ऐसा बना आना है। अच्छा, नेम चेंज करके कोई कर रहा है, ओके वेट फॉर सम टाइम्स, थोड़ा सेटिंग कर लूँ मैं। सर यू कैन लॉग द मीटिंग। नहीं वो एक्चुअली नेम चेंज कर देते हैं ना कई बार। मीटिंग रूम एनेबल कर। हाँ ये कर लेता हूँ। ये आपका आ गया इस तरह से, है ना, ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो जस्ट आपने यहाँ पे ये कर लिया आपने कि एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा। तो के एन यू को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट आ गया। तो अभी यहाँ पे यहाँ एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट कर लो, एनर्जी वर्सेस एक्स, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने एनर्जी ले लिया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पैराबोलिक कर्व होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा, like that, है ना, कि जब x की वैल्यू प्लस से होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर, बताइए। सर म्यूट कर दो ना सबको। हाँ वही कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ ऐसे। सर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रुप में जो आना चाहे वो अपना नाम लिखे या फिर आप उसे वेटिंग रूम में इनेबल करो। हाँ मीटिंग रूम तो इनेबल कर दिया वैसे मैंने। सर आप ग्रुप में बोल दो कि जिसको आना वो अपना नाम लिखे, आईडी है वो। हाँ अभी मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, वेट फॉर अ मोमेंट। ये आपका केस ऐसे है ना, ये प्लस से हो गया, ये माइनस से हो गया, और आपको पता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपका ऐसा आ गया। ऐसे अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जस्ट इसका इन्वर्टेड हो जाएगा फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो जस्ट आपका इन्वर्टेड हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट इसका उल्टा हो गया। वो तो होता ही है कि भाई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपने इस रेड लाइन से शो कर दिया है ना, कि पोटेंशियल जब जीरो होगी तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी, और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी, और दोनों का सम मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, है ना, कि दोनों का जो सम होगा मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ऐसे, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ये एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ये आपका गया। तो ये ग्राफ थोड़ा सा आपको जानना होता है एनर्जी वर्सेस एक्स का, है ना, ये लिख सकते हैं। ये आपका गया इस तरह से। सर टोटल एनर्जी आपने हाफ नहीं लिखा टर्म में, है ना, तो ये आपका गया हाफ हाफ हाफ, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ पे जो रिलेशन होगा वो हाफ हो जाएगा, सॉरी वो सेम ही हो जाएगा, हाफ। तो ये जस्ट हमने 7 टाइप के ग्राफ पढ़ लिए। तो लास्ट क्लास में आपने बेसिक्स पढ़ा था, प्लस ये 7 टाइप के ग्राफ्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लिख लो, इसी के ऊपर आज न्यूमेरिकल सुनेंगे हम, है ना, यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस।
तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना। ये हम कर सकते हैं ऐसे ऐसे, डन सर। ठीक है, डन सर। ओके। हो गया। अभी म्यूट कर दे रहा हूँ बेटा सबको ना, ये मेरी म्यूट है एवरीवन। म्यूट कर दो सबको। हाँ वही करता हूँ मैं। छोटे छोटे कपड़े में दुनिया तू मर। ये आपका आगे से तो अब मैं न्यूमेरिकल्स आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, चलो, तो इसी के बेसिस पे वी गो फॉर स्विम न्यूमेरिकल्स। चलो इसको सॉल्व करो जरा आप। ओके, वेट फॉर अ मोमेंट। ये सारे करेंगे वन बाय वन हम। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये v इज इन मीटर पर सेकंड है, v जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो जैसे आप बोल रहे थे ना ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने शो किया है। ये 1 सेकंड है। Chetna, your answer is correct. Rachita, your answer is correct. Rai, your answer is correct. Smriti, your answer is correct. समृद्धि, आपके आंसर में थोड़े से एरर्स हैं। गौतम, सही है आपका आंसर। हाँ, श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। देवेश, योर आंसर इज करेक्ट। सही सही सॉल्व कर रहे हो आप। सारा, सही है आपका आंसर। सही है ना, काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, तो आई कैन एक्सप्लेन नाउ।
देखो कुछ नहीं है, आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है व्हाट हैज बीन गिवन, है ना। तो इसका आंसर जो सही है दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, 48 सेंटीमीटर। देखो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ है, तो ये 3 वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। जो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है एज ए थ्योरी वो ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड ही तो होती है, और ये इसमें 3 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, है ना। तो इससे एम्पलीट्यूड नहीं आएगा ना, ओमेगा निकालना चाहिए। तो आप देखो इस पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट होके वापस आ गए, तो दिस इज द 1 साइकिल। तो 1 साइकिल का जो टाइम होता है वही तो टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड इसने 1 सेकंड दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो कि होता है 2 पाई बाई ओमेगा, दिस इज 1 सेकंड। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड आ गया, और ओमेगा A3 आ गया। तो सॉल्व कर लो इससे आप, है ना। ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से A की वैल्यू जो आ जाएगी वो 3/2 पाई आ जाएगी, है ना। कि कितना आ गया, 3/2 पाई मीटर में आ गया। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 300/2 पाई आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इससे बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। इससे क्या आ जाएगा, इसके लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, है ना। नहीं, टाइम वो हाफ साइकिल होता है बेटा, यहाँ तक पूरा साइकिल मतलब अगर ये यहाँ नेगेटिव था तो आफ्टर साइकिल सेम नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। -3 है तो सेम नेगेटिव -3 आना चाहिए, है ना। तो वो टाइम पीरियड जो होता है वो 1 साइकिल होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं चलेगा, नेगेटिव -3 था तो पूरा साइकिल का मतलब होता है फिर से -3 पे, -3 से +3 तो हाफ साइकिल हो जाएगा। तो इससे सॉल्व करोगे तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ग्राफ को क्या किया, इंटरप्रेट किया। ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट बताता हूँ मैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 48 आएगा, बिल्कुल सही गौतम। श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, ध्वज, गौतम, योर आंसर इज करेक्ट। रचिता सही है आपका आंसर, सॉरी श्रेया सही है आपका आंसर। ओहो, मैं कुछ गलत आंसर बता रहा हूँ, वेट फॉर सम टाइम्स, लेट मी रिविजिट द क्वेश्चन। अच्छा ये है, अच्छा मैं गलत बता रहा था आपको सबको, है ना। तो अनाया, अथर्वा, अदिति, सारा आपके आंसर सही है। पहले जो बताया था वो सही नहीं थे। रचिता सही है आपका आंसर, राई सही है आपका आंसर, सही है। गौतम ये आंसर सही नहीं है बेटा। चेतना सही है, शान सही है आपका आंसर। आपका श्रेया सही नहीं है आंसर, राधा सही है, रोशनी सही है। बी इज रॉन्ग, बी सही नहीं है ना, कि बी जो है वो गलत है, शुरू में मैंने गलती से बोल दिया था। श्रेया सही है आपका डोले, दिवेश सही है, वेरी गुड। प्राची वाघमरे सही है। हाँ, मतलब इसमें जो आंसर होगा ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये तो, है ना, कि भाई इसमें जो आंसर होगा वो बी सही नहीं है, सी सही है। सी आंसर इज करेक्ट, है ना। सी आंसर सही हो जाएगा आपका। सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल करना है आपने। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि भाई किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक्स पे ये होती है। अभी तो आपने पढ़ा, ये तो फॉर्मूला होता है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। तो किस एक्स पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया।
ये सॉल्व होके x बाई a बाई रूट 2 आ गया, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, सी ऑप्शन सही आ जाएगा। है ग्राफ से अपनी इंफॉर्मेशन ली कि x के साथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक का क्या रिलेशन होता है, तो आपने कर लिया ऐसे, हाँ, तो इसलिए हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये अभी नहीं करना है, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। देख लो फटाफट सोल्यूशन बेटा इसका। ठीक है, ये आपका गया इस तरह से। नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। हाँ, ये कर सकते हैं इसमें। सारा सही है आपका आंसर, ये सारा योर आंसर इज करेक्ट। सारा सही है आपका आंसर, चेतना सही है आपका आंसर। रचिता करेक्ट है। अदिति करेक्ट है, रोशनी सही है, अनिका योर आंसर इज करेक्ट, श्रेया ढोले योर आंसर इज करेक्ट। है ना, सही है। देवेश, राधा, स्मृति, है ना, योर आंसर इज करेक्ट। शांतनु योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही है ना, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना है और फॉर्मूला ध्यान रखना है। अनाया योर आंसर इज करेक्ट, सही है, काफ़ी लोगों के सही आंसर आ गए। सो आई विल एक्सप्लेन। तो इसने बोला कि स्पीड कितनी होगी जब x की वैल्यू a/2 होगी, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि v किसी भी x पे ये होता है ना, तो आपको निकालना है ना, कि भाई इस केस में ये कैलकुलेट करना है आपको कि ओके, आपको कैलकुलेट करना है x इक्वल टू a पे v कितनी होगी, तो v इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, मतलब v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इंटू √3a/2। लेकिन आपको ओमेगा के टर्म्स में नहीं, टाइम पीरियड के टर्म्स में करना है, तो ओमेगा इक्वल टू 2π/t तो होता है, तो यहाँ पुट कर दोगे, तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी आ जाएगी πa/t, है ना, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा।
ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो v की वैल्यू हो जाएगी √3 पाई a बाई कैपिटल T। है ना, ये हम कर सकते हैं इस तरह से। तो डी ऑप्शन आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ईश्वरी, योर आंसर इज करेक्ट। Okay, you can go for this question. Okay, let me check कौन से आपके आंसर सही है। सही है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है ना। नेक्स्ट क्लास में ज्यादा चीजें कंसेप्चुअल होंगी, आज तो फॉर्मूला बेस्ड ही था, है ना। सही है, सभी लोगों के आंसर सही है जिन्होंने भी सेंड किया है ना। मैं इतने लोगों का चेक नहीं कर पाऊंगा। सही है, काफी लोगों के आंसर सही है। दिस आंसर इज ए। तो ये तो देख फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, है ना, कि उसमें सीधे फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपको अभी रिलेशन पता है कि v इक्वल टू होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को 2 बार अप्लाई करना है। किसने बोला वेलोसिटी 3 थी जब डिस्प्लेसमेंट 4 था, तो ये 3 था जब ओमेगा एक्स की वैल्यू जो थी वो आपकी 4 थी, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट जब 3 होगा तो ये 4 हो गया। तो 4 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे इक्वेशंस को हम। तो डिवाइड करके आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। एम्पलीट्यूड विल बी द 5 सेंटीमीटर, है ना। कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इससे ये ऑप्शन आ जाएगा आपका, है ना। तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वी कैन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, है ना। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल लेते हैं हम ज़्यादा, है ना। अभी मैं ये इसको मत करना, जब मैं बोलूँगा उससे सॉल्व करना। ये भी करेंगे धीरे धीरे। आ गया वो क्वेश्चन। हाँ, you can go for this question.
हाँ, सारा एंड अनिका, योर आंसर इज करेक्ट. रचिता, आदर्श, योर आंसर इज करेक्ट. सही, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भी, है ना, मैं जानता हूँ. राई, योर करेक्ट. अभिलाषा, योर आंसर इज करेक्ट. बिल्कुल सही आंसर है, ना, सही है. अच्छा, बी और सी सेम है क्या? चेक करता हूँ मैं इसे. नहीं नहीं, इसमें ऊपर में स्क्वायर नहीं है. बी और सी सेम कहाँ है? हाँ अनिका, आपने एक पॉइंट ये भी सही आइडेंटिफाई किया है कि आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मली अगर डी में एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो सही नहीं होगा ना. अगर एम्पलीट्यूड कम होगा ना तो वो सही नहीं होगा. आदित्य बेटा, जो डाउट है वो टाइप कर दो आप. ओके ओके, वो ऐसे ही है. चलो कोई बात नहीं. हाँ गौतम, सही है आपका आंसर. सही है ना, सही बता रहे हो आप लोग आंसर इसमें. इसको थोड़ा ठीक से आप समझ लेना. बी ऑप्शन सही है कि ये प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एन एम्पलीट्यूड ऑफ द जी बाई ओमेगा स्क्वायर, कि एम्पलीट्यूड अगर इतना होगा तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो वहाँ से ये आपका कर लेगा, आप इसलिए आपका प्लेटफॉर्म छोड़ देगा आप इसमें, अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू इतनी होगी तो, है ना. क्योंकि जैसे इसको समझना आप कैसे कर रहे हैं कि जैसे कोई प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ब्लॉक ले लिया और ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे, है ना. यहाँ पे प्लस ए था, यहाँ पे माइनस ए था. तो जब ये आपको पता है कि ये सरफेस तभी छोड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस में मैक्सिमम एक्सलेशन यहीं पे तो होगा जब यहाँ पे होगा, तो ये दोनों एक्सट्रीम पे हो सकता है. तो यहाँ पे एक्सलेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और ये एक्सलेशन मैक्सिमम होगा. और मैक्सिमम एक्सलेशन की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा स्क्वायर ए होती है. तो यहाँ पे कंडीशन ये हो गई कि ये तभी सरफेस छोड़ेगा जब ए मैक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जी हो जाएगी, है ना. फॉर लीविंग कॉन्टैक्ट, कि कॉन्टैक्ट को लीव करने की यही कंडीशन हो जाएगी कि ए मैक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका जी आ जाएगा. इससे अगर कम होगा तो सरफेस नहीं छोड़ेगा, भले ही अपर पे हो. तो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पे छोड़ सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ना. तो इसलिए हम इसको एग्जैक्ट आंसर नहीं बोलेंगे. भाई ये छोड़ेगा हाईएस्ट पे, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं उसके, है ना. लेकिन वो तभी छोड़ेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो. तो यहाँ पे कंडीशन आपकी आ गई, ओमेगा स्क्वायर ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी आ गया. तो एम्पलीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, जी बाई ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना. तो लिमिटिंग केस में जब इसका एम्पलीट्यूड जी बाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा तो इट विल लीव द सरफेस. तो बी ऑप्शन आ जाएगा, है ना. कि इसमें क्या आ जाएगा, इसलिए आपका, हाँ अगर बी नहीं दिया हुआ तो डी सही हो जाएगा. सही बात है ना. मतलब अगर वो खाली पोजीशन कंपेयर कर रहा है कि कहाँ पे छोड़ सकता है, अगर ये कर दे कैन, है ना, तो वो आपका सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ पे है, तो हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं, है ना. वैसे तो बीच में भी छोड़ सकता है कहीं पे जब ऐसा हो जाए, लेकिन लिमिटिंग केस में फर्स्ट टाइम आपका ये हो जाएगा, है ना. कि एम्पलीट्यूड हम ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे ही एम्पलीट्यूड रीच करेगा इस पोजीशन में आएगा तो ये सरफेस छोड़ देगा. लेकिन मान लो एम्पलीट्यूड की वैल्यू इससे कम ही रह जाए तो हाईएस्ट पोजीशन में भी नहीं छोड़ेगा, है ना. तो एम्स का क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना. लेकिन अब तो कोई एम्स है नहीं, अब तो नीचे से ही होगा सब कुछ, है ना. सही भी है. कई बार मेरे कई स्टूडेंट्स जो थे वो नीट में अच्छा स्कोर कर जाते थे, तो लगे टॉप 20 में टॉप 50 में आ रहे हैं, एम्स में बहुत पीछे चले जाते थे. तो
दोनों एकदम अलग टाइप के एग्जाम थे, तो अब यूनिफॉर्मिटी हो गई है, एक ही एग्जाम से करना है आपने, है ना। तो ये हम कर सकते हैं ऐसा, तो बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ये हम कर सकते हैं ऐसा। तो ये जस्ट आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से किया है ना। तो वी हैव कवर्ड, है ना, कि आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, है ना, इस केस में। तो अब आप थोड़ा सा देख लेना अभी अपने हिसाब से पढ़ना, क्योंकि एसएचएम में अभी और थोड़ा सा पढ़ने के बाद अगर आप मॉड्यूल अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, है ना। वेट फॉर ए 1 or 2 क्लास, देन स्टार्ट सॉल्विंग मॉड्यूल। अभी क्योंकि कम पढ़ा है ना आपने, तो अभी मॉड्यूल में उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं आएगी आपकी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये मानता नहीं है बच्चा, बच्चा मानता नहीं है। चलो कोई नहीं, इसका मैं रिपोर्ट करूंगा साइबर उसमें, इसका नंबर नोट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके साइबर में इसका रिपोर्ट करेंगे, है ना। अभी रिपोर्ट करते हैं इसका, है ना, तो अपने आप पुलिस पकड़ के ले जाएगी इसे, है ना। तो ये आपका जगह से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, विल स्टडी द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये हम पढ़ लेंगे, है ना।